अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज भाई CPP 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस चैनल पर। और यहाँ पे कुछ बातें पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ कि अभी देखो, मुझसे 5-10 लोग पूछ चुके हैं कि स्टोइचोमेट्री का डालूँ या नहीं डालूँगा। अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता यार। देखो, टाइम पर डिपेंड करता है कि स्टोइचो का डालूँ या फिर यूनिट का डालूँ या नहीं डालूँ, ठीक है। टाइम मिल गया तो मारे नहीं आ रहे, वरना निकम्मे मारे, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक सा लेक्चर है। उसमें कुछ चीज़ें मैं समझा दूँगा। मैंने पिछली बार भी CPP में 2 पोर्शंस बनाए थे अलग अलग, एक CPP A B, ठीक है। A जो था वो मैंने बहुत अच्छे तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कुछ 90% उसको कवर करने की कोशिश की थी। जबकि CPP B जो था, यानी बेसिकली ये 1 का A और 1 का B है, ठीक है, जो पहले मैं करवा चुका हूँ। तो इस पोर्शन में मैंने 2 पोर्शन बनाए और मैंने बताया था कि भाई A में क्या है, B में क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी सब पूछ रहे थे कि भाई A में क्या है, B में क्या है। अबे भाई, पहला लेक्चर ना गौर से ज़रा देख लिया करो, वरना फिर सारे के सारे शुरू हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो जब एक बंदा बता रहा है ना, तो बंदा पागल नहीं है, सही है। तो इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये है कि अब जो मैं लेक्चर डालूँ उनको स्लाइड्स में बना दूँ, क्योंकि एक ने मुझसे बोला था कि ना तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आती। हालांकि इतनी साफ़ राइटिंग है, फिर भी राइटिंग समझ में नहीं आई, तो इससे ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकता। इन स्लाइड्स में बड़ी मेहनत लगी है, सही है। ये आसानी से स्लाइड्स नहीं बनी हुई। बेसिकली स्लाइड नहीं है, इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया था, बट ये कि ये आसानी से स्लाइड्स नहीं बनी है। तो ये है कि अब इससे ज़्यादा सफाई नहीं लग सकता। और अगर मैं किसी ने मुझे ये बोला ना कि स्लाइड बस रीड कर रहा है, तो मैं खींच के वहीं पर आगे लगाऊंगा कान के नीचे, ठीक है। तो सारी बकवास हो गई, अब स्टार्ट करता है लेक्चर। तो ये पहला लेक्चर है, और इस लेक्चर में पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये बता दूं कि भाई ये CPP 2 है, CPP 1 नहीं है। उसको मैं 1 लिख दूंगा अभी, जब बाद में मैं अभी अपडेट वगैरह करूँगा। तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 है। इसमें हमारे पास इस लेक्चर में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल फ्रैक्शन, सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, सही है। लेक्चर नंबर 1 है। अब इस लेक्चर नंबर 1 में मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे भी ये जो CPP 2 है, CPP 2 में 3 पार्ट्स बने, उसमें 2 बने थे, इसमें 3 बने। अब देखो, 3 पोर्शन हैं बेसिकली। इन 3 पोर्शन में इसको मैं CPP 2 का A बोलूँगा, इसको CPP 2 का B बोलूँगा, और को एक पार्ट ऐसा है जो दोनों में शामिल होगा। यानी CPP 2 में A में कुछ वीडियोज़ होंगी फेज़िक विकिपीडिया की, और कुछ वीडियोज़ फेज़िक विकिपीडिया की 2 में, वो B में होंगी, सही है। यानी CPP A की A में केमिकल रिएक्शन ये वाला पार्ट भी होगा, सही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली ना, रिएक्शन नहीं है। और उसमें फेज़ इक्विलिब्रियम का भी कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट इसमें होगा, सही। तो ये 3 चीज़ें। उसके बाद रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं? पहली तो वही है, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स बाय JM स्मिथ एडिशन 9, सही। एक है एसेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, आरोन बाल इसके ऑथर हैं, और एक है थर्मोडायनेमिक्स बाय ग्लासस्टोन। ये तीनों बुक्स मिल जाएंगी नेट पर। मैं कोशिश करूँगा इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अब यहाँ पर जो लेक्चर है उसमें 3 चीज़ें हमारे पास, एक है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एक है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक है मोल फ्रैक्शन, सही। बहुत बेसिक सा लेक्चर है। और ये है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले लेक्चर में ज़रा मैं डीपली बता दूं, बाकी जो बनते रहे। पहले है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, सही है। अब एप्सिलॉन से हम इसको डिनोट करते हैं, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में हमारे पास बेसिकली क्या है, बेसिकली रिएक्शन कोऑर्डिनेट है क्या। देखो, एक रिएक्शन होता है ना, मैं यहाँ पे लाता हूँ, एक रिएक्शन हो रहा है। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और फिर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट और भी बन सकती हैं, सही है। तो प्रोडक्ट्स और भी पॉसिबल होती है। जिस तरीके से अगर हम मीथेन की कंबस्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, सही है। तो अब ये है कि अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहा है, आपस में इसकी
चेंजिंग हो रही है एलिमेंट्स की, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो देना चाह रहा हूँ ना, जिसने बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ा हुआ, जो एग्ज़ाम के आखिरी दिन भी आ रहा है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट उसको पहले समझ में आना चाहिए। अब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, रिएक्शन कितना आगे बढ़ा, कितना मुकम्मल होने की जानिब जा रहा है, या बिल्कुल ही स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि भाई रिएक्शन आगे कितना बढ़ा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज अ कॉन्सेप्ट विच मेजर्स द एक्सटेंट टू विच केमिकल रिएक्शन हैज़ प्रोसीडेड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो रिएक्शन है वो कितना प्रोसीड हुआ है, कितना आगे बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टू टाइम, यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ। फिर मजीद एक और बात भी कहते हैं, रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। अब मिसाल के तौर पर भाई ज़रूरी नहीं है रिएक्शन फास्ट या स्लो होना हमारे पास क्या है, ज़रूरी नहीं है। कुछ रिएक्शन होते हैं जो स्लो हो तो अच्छे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रस्टिंग, यानी किसी लोहे पे जंग लगना, स्लो अच्छा है हमारे लिए, यानी जितना स्लो हो जाए उतना अच्छा है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं, सही है। यानी जंग का रिएक्शन जल्दी ना हो तो बहुत स्लो, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी वो अच्छी चलेगी। बिल्कुल इसी तरीक़े से अगर हमारे पास कह लो कि बकरीद के दिनों में, आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, बकरीद के दिनों में हमें गोश्त गलाना है, तो हम चाहेंगे भाई जल्द से जल्द गल जाए ताकि हमारा काम हो। तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि हमें जल्द से जल्द काम करना होगा, तो वहाँ पे हमारे पास फास्ट रिएक्शन जो है वो सुटेबल है। तो कुछ जगह होती है वहाँ पे स्लो रिएक्शन सुटेबल होता है, कुछ जगह होती है जहाँ पे फास्ट रिएक्शन सुटेबल होता है हमारे लिए। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये है कि प्रोग्रेस बताते हैं रिएक्शन की, कि फास्ट है, स्लो है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है, दैट्स मीन रिएक्शन इज़ फास्ट। अगर बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रही है, यानी स्लोली इन्हेंसमेंट आ रही है वैल्यू में, तो दैट मीन कि भाई आपका रिएक्शन ऑब्वियसली स्लो है बहुत ज़्यादा। प्योर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट जो है वो बहुत क्या है, प्योर होता है, नथिंग कन्वर्टेड येट, किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी जब एप्सिलॉन ज़ीरो होता है सही है। आसान ज़बान में जब एप्सिलॉन ज़ीरो है, दैट्स मीन कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कुछ कन्वर्जन नहीं हुई। तो जब कन्वर्जन नहीं हुई तो ये ए भी क्या है, अपनी प्योर स्टेट में जो भी रिएक्टेंट हो, जो भी एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, अपने प्योर स्टेट में होगी, यानी कन्वर्ट ज़रा सा भी नहीं हुई, सही। तो हमेशा एप्सिलॉन ज़ीरो पे हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो प्योर होता है और कुछ चीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। एंड इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली एज द रिएक्शन एडवांसेस आगे, ये खैर है। और एप्सिलॉन की जब वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो फिर हमारा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ समझते हैं यहाँ पे भाई। बहुत देखो, वो पॉइंट जहाँ पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो, सही है, जहाँ पर यानी रिएक्शन के दौरान जहाँ पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो फिर कम होना शुरू हो जाए, जहाँ पर मैक्सिमम होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। हो सकता है भाई एमसीक्यूज़ में आ जाए, सही है। मैं इसीलिए कहता हूँ थ्योरी को पढ़ा करो ताकि एमसीक्यूज़ के लिए तैयार हो सको। एक पॉइंट होता है जो एप्सिलॉन ज़ीरो होता है, जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब रिएक्शन स्टार्ट होते जाता तो एनर्जी बढ़ती जाती है, और एक वक्त आते जब एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो पॉइंट कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। और फिर उसके बाद वापस से क्या होता है, एनर्जी का डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एक पॉइंट ऐसा होता है हमारे पास, जैसे ये पॉइंट है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ भी बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक मतलब वहाँ तक क्या हो, बढ़े और फिर वापस कम हो जाए, ऐसा नहीं है, सही है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट फिर भी बढ़ेगा, हाँ, फिर एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। पता नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, देख लेना भाई। एज एप्सिलॉन इंक्रीजेज लेफ्ट राइट द सिस्टम मूव फ्रॉम रिएक्टेंट ओवर एन एनर्जी बैरियर टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं बहुत आसान सी चीज़ है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी। कोशिश है कि भाई लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट ड्यूरेशन का रखूँ। रिएक्टेंट है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या है, मैंने अभी शुरू में भी एक बात बताई थी, इसीलिए मैंने कहा था लेक्चर को गौर से सुना करो भाई। देखो, अगर हमारे पास दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं तो क्या होगा, ए की भी जो कंसंट्रेशन हो रही होगी और बी की भी जो कंसंट्रेशन होगी वो दोनों कम हो रही होंगी,
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, यानी रिएक्शन जितना फॉरवर्ड होता जाएगा उतना क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा, एप्सिलॉन भी बढ़ेगा। दैट्स मीन कि एनी चेंज इन द मोल्स ऑफ स्पीशीज़, यानी मोल्स ऑफ स्पीशीज़ में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा, जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट कम होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन क्या होगा, बढ़ रहा होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एक्सटेंट कहते हैं यानी कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है उसकी मेजरमेंट। कंसिडरिंग द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वी आई, अब ये स्टोइचोमेट्रिक में पढ़ेंगे, सही है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वी आई। अब यहाँ पे क्या है, डी एन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ई, यानी बहुत छोटे एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली डी एन आई। अब एन आई क्या है, एन आई हमारे पास है इनिशियल मोल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, एन आई यहाँ पे एन आई नॉट बोला गया है, तो यानी जब बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इन दोनों की क्या थी, कंसंट्रेशन क्या थी या मोल्स क्या कितने थे, सही। और वैसे ही एन आई क्या है, सिर्फ मोल्स, यानी अगर हमें ख़ास स्टेट में देखना है, एक ख़ास पॉइंट पे देखना है तो वो एन आई ही देखेंगे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन की, यानी जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा बढ़ेगा तो ये एप्सिलॉन भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, सही है। ये प्रोडक्ट का भी हो सकता है। अच्छा, वी आई मैंने बता दिया स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में बेसिकली दो चीज़ें, एक है प्रोडक्ट, एक है रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या चीज़ है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, यानी अगर हम वी आई की वैल्यू लेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं अभी एक ऐसे लिख रहा हूँ, अरे यार मार्कर चल रहा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर ये 2 है और ये 2 है। मैंने यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू लिखनी है वो बेसिकली कोफिशिएंट इसको कहते हैं जो रिएक्टेंट के साथ नंबर लगा हुआ होता है। तो मैं प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, -2, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। रीज़न भी यहाँ पे लिखा है, मोल्स डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी क्योंकि जब रिएक्शन होता जाता है, यार यहाँ पर लिखा हुआ तो है, मैं भी ना एक नंबर गधा हूँ, वो तो मैं हूँ, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए लिख रहा है क्योंकि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे। जैसे जैसे कम होंगे, अरे यार फोकस क्यों ख़राब हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट के मोल्स कम होते जाएंगे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट के मोल कम होंगे, तो इसलिए उसको नेगेटिव साइन में लेते हैं, फिर प्रोडक्ट के मोल बढ़ रहे होंगे उसको पॉजिटिव साइन में लेते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी शो कर दिया है, सही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सही है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका रिएक्शन हम अक्सर टाइट्रेशन करते हैं भाई लैब में, तो पिंक हो जाता है हमारा सोल्यूशन, इंडिकेटर डालते हैं, पता करते हैं भैया कितनी है, कितना है वॉल्यूम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट में डालते हैं, HCl में इंडिकेटर डालते हैं और फिर टाइट्रेट करते हैं, और फिर हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लड़ाते हैं, स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन बाय इंटीग्रेशन। बेसिकली हमारे पास ये दो चीज़ें, सही है, समझ में पता नहीं आ रही हूँ ना आ रही हूँ, खैर मैं समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया DNI डी एप्सिलॉन, कोफिशिएंट आया VI का, सही है, तो DNI इज इक्वल टू VI इंटू DE। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल अप्लाई जब करूँगा तो इंटीग्रल अप्लाई करते वक्त डी एप्सिलॉन, तो इंटीग्रल जब अप्लाई करूँगा ऐसे
ये कांस्टेंट इस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, डी एप्सिलॉन, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहाँ पर आके सेट होगी, यहाँ पर आके सेट होगी। इंटीग्रल बेसिकली क्या लग रहा है, एन आई नॉट, यानी रिएक्शन से पहले के मोल्स, ये ख़त्म हो गई, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। एन आई नॉट से लेकर एन आई तक इंटीग्रेट करेंगे। वी आई पे क्या है, कांस्टेंट है वी आई, तो वी आई पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, एप्सिलॉन पर होगा। तो एप्सिलॉन डी ई नॉट से लेकर एप्सिलॉन तक, ज़ीरो से लेकर एप्सिलॉन तक, यानी कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकती है, तो ज़ीरो से लेकर उस वैल्यू तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, यानी एन आई हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, हाई यानी एन आई माइनस एन आई नॉट, और वी आई हमारे पास बाहर रह गया, एप्सिलॉन माइनस ज़ीरो, एप्सिलॉन माइनस ज़ीरो आ गया। सही है। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, अब शायद और अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो। तो मैंने क्या बताया, एन आई माइनस एन आई नॉट और वी आई ऐसे कांस्टेंट रहा, एप्सिलॉन माइनस ज़ीरो। तो क्या हुआ, एन आई हो गया, एन आई नॉट हुआ इज इक्वल टू वी आई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आ गया, माइनस ज़ीरो हट गया, तो वी आई एप्सिलॉन आ गया। तो ये हमारे पास एक क्या हुई, एक इक्वेशन आ गई। सही है। तो ये अब लाइन पढ़ लेना, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद आखिरी जो टॉपिक आता है वो मोल फ्रैक्शन का है। सही। मोल फ्रैक्शन में फार्मूला ये यूज़ होता है, यानी इनिशियल मोल्स को टोटल से डिवाइड करा दें। मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, मिसाल ले देता हूँ। जैसे हमने शरबत बनाया, शरबत बनाने के बाद हमें पता करना है कि भाई शरबत में जो हमने शुगर ऐड की है उसकी अमाउंट कितनी है, तो वो मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ये है, यानी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। किसी भी चीज़ में एक ख़ास हिस्सा किसी चीज़ का मालूम करना, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है, इन दैट मिक्सचर। वही चीज़ आ गई, एन आई बोलेंगे करंट मोल्स ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी भी चीज़ के मोल्स वगैरह कितने हैं, और फिर ये सम ऑफ ऑल आ गया। सही है। और फिर ये सारी चीज़ें आ गई और हमारा लेक्चर तकरीबन एंड हो गया। सही। और यहाँ पर होता है लेक्चर 1 CPP 2 का, और ये CPP 2A का है, ठीक है। तो बस यहाँ तक लेक्चर, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर मैंने जानबूझ कर नहीं दिया क्योंकि बहुत बेसिक सा था। सही। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।